हेलो एवरीवन, पीटी स्पेशल की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल और आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सेकंड एपिसोड के बारे में। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कुछ डिजीज़ की जो चर्चा में रही हैं किसी ना किसी वजह से और आपकी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, इनसे सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एपिलेप्सी। जो पहला टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। तो हाल ही में एक प्रमुख दवा निर्माता ने सक्रिय दवा सामग्री यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इन्हें कहते हैं एपीआई, आगे हम इसका जिक्र करेंगे, शॉर्ट टर्म में ही हम बात करेंगे, उसको तैयार करके एपिलेप्सी के लिए एक दवा जिसका नाम है ब्रीवानेक्स्ट की खुराक तैयार की है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, कुछ ध्यान रखने हैं आपको। अब एपिलेप्सी यानी मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा सामान्य भाषा में मिर्गी का दौरा पड़ते हुए किसी को, या देखा होगा। ठीक है, तो एपिलेप्सी चौथा सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि कोई भी एपिलेप्सी से ग्रसित हो सकता है, परंतु यह छोटे बच्चों और महिलाओं में कम बल्कि पुरुषों में थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। यानी महिलाओं और बच्चों की तुलना में यह पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। तो आपको जो इस पूरी स्लाइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे याद रखना है वो यह है कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। ठीक है, अब अगर लक्षण की बात करें तो स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण या स्पर्श में परिवर्तन आना, चक्कर आना, अंगों में सिहरन पैदा होना, किसी को एकटक घूरना या एक ही कार्य को बार बार करना, ये इसके लक्षण हैं। इसमें चेतना की हानि शामिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उपचार की बात करें तो एपिलेप्सी का कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस विकार को दवाओं एवं अन्य प्रयासों से रोका जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 2019 में WHO द्वारा एक रिपोर्ट एपिलेप्सी अ पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव जारी की गई। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने हेतु की गई यह पहल। यह एपिलेप्सी पर पहली व्यापक वैश्विक रिपोर्ट है। अब एपीआईज क्या होते हैं, जिनका मैंने कहा था कि हम शॉर्ट फॉर्म में आगे समझेंगे कि एपीआईज क्या हैं। तो एपीआईज, जिसे बल्क ड्रग भी कहा जाता है, दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, और चीन का हुतोई प्रांत जो है वो एपीआईज विनिर्माण उद्योग का क्या है, केंद्र है। ठीक है, फिर भारत एपीआईज के अत्यधिक आयात के लिए किस पर निर्भर है, चीन पर। और भारत का एपीआईज के कुल आयात का लगभग 70% कहां किस पर निर्भर है, 70% के लिए चीन पर निर्भर है। अब जो सेकंड डिजीज है उसका कॉमन नेम है मंकी फीवर, और उसका जो जूलॉजिकल नेम जो दिया गया हो, उस डिजीज को जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वह है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के तीव्रता से निदान में एक नया पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है। इसी वजह से यह चर्चा में भी आया। इस रोग को क्या कहा जाता है, मंकी फीवर कहा जाता है। कॉमन नेम इसका मंकी फीवर है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो हमने अभी पिछली स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण में बैटरी से चलने वाला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR, इसका हमने बहुत ज़्यादा अभी पेंडेमिक के दौरान भी RT-PCR बहुत ज़्यादा शब्द जो हमने सुना था वही है, यह भी एनालाइजर शामिल है। यह एक पोर्टेबल, हल्का और यूनिवर्सल कार्ट्रिज आधारित सैंपल प्री ट्रीटमेंट किट और न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन डिवाइस है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द हैं, इनको बस ध्यान रखना है। जो देखभाल के स्तर पर सैंपल प्रोसेसिंग में क्या करता है,
सहायता करता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं आपको पता है, डीएनए और आरएनए, तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए डिवाइस बना है। तो अब हम देखते हैं कि इस डिवाइस के क्या क्या लाभ हैं। यह क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के निदान में क्या होगा, फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसका प्रकोप मुख्य रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में होता है, जहां पर परीक्षण के लिए अच्छी तरह से जो लैब की सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो उनका अभाव होता है। यह त्वरित रोगी प्रबंधन और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में क्या है, उपयोगी है। अब क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज जो वायरस है, इसी की वजह से, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस है, इसी की वजह से ये बीमारी होती है और यह मुख्य रूप से मनुष्य और किसको, बंदरों को प्रभावित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वर्ष 1957 में इस रोग की पहचान सबसे पहले कहाँ की गई थी, कर्नाटक के क्यासानूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज भी कहते हैं। मंकी फीवर पूरे पश्चिमी घाट में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो अगर इस स्लाइड में मेरे हिसाब से मैं 2 पॉइंट सोचूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, 3 पॉइंट, जिसमें से पहला है कि यह एक वायरस डिजीज है, दूसरा है कि यह मनुष्य और बंदरों में पाई, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं 2 स्पीशीज पर देखा जाता है, और क्यासानूर जो है जंगल कर्नाटक के, वहां पर इस रोग की पहचान की गई थी। और अगर बात करें कि पूर्वी या पश्चिमी घाट में से भारत के किस घाट पर इसका प्रभाव अधिक है, तो पश्चिमी घाट के लिए क्या है, एक समस्या बनी हुई है। अब अगर संचरण की बात करें तो यह वायरस मुख्य रूप से हार्टिक्स यानी हेमाफिसालिस स्पिनिगेरा, बंदरों, कृंतकों यानी रोडेंट्स और पक्षियों में मौजूद होता है, और मनुष्य में यह कुटकी या टिक नाम के कीट के काटने या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, अब लक्षण की बात करें तो ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द और 5 से 12 दिनों तक तेज बुखार इसके लक्षण हैं, और इनके कारण होने वाली मृत्यु की दर 3 से 5% है। अब बात करते हैं निदान की। तो रक्त से वायरस को अलग करके या पॉलीमर चेन रिएक्शन द्वारा आणविक परीक्षण यानी मॉलिक्यूलर डिटेक्शन से बीमारी के प्रारंभिक चरण में निदान किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर भी क्या है, पीसीआर है और वायरस, ये 2 चीजें याद रखनी है। बाद में सेरोलॉजिकल परीक्षण में एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सेरोलॉजी एसे का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये एलाइजा अगर आपको याद हो तो एड्स में भी हम इसी से टेस्ट करते हैं। उपचार और रोकथाम, मंकी फीवर का कोई विशेष इलाज नहीं है। इस बीमारी के लिए फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन मौजूद है, जिसका उपयोग भारत के स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है। हालांकि इस रोग में यह देखा गया है कि जब एक बार व्यक्ति बुखार से संक्रमित हो जाता है तो वैक्सीन कारगर साबित नहीं होती है। अब है अगला रोग, गांठदार त्वचा रोग। हाल ही में भारत के गौवंशों में, ठीक है, यानी कि बोवाइन्स में गांठदार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिजीज LSD के संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। गौरतलब है कि भारत में इस रोग के मामले पहली बार दर्ज किए गए हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब बोवाइन डिजीज यहाँ पर देखी जा रही है। अब इस रोग के संक्रमण का कारण देखें तो यह रोग भी एक वायरस की वजह से होता है, जिसे कहते हैं गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV। उसी के संक्रमण से मवेशियों या जंगली भैंसों में यह रोग होता है। यह वायरस जो है LSDV, यह कैप्रीपोक्स वायरस जीनस के भीतर 3 निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है, और इनमें से 2 प्रजातियां कौन कौन सी है, पहली शिपपॉक्स वायरस और दूसरी गॉटपॉक्स वायरस है। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, कैप्रीपॉक्स वायरस, शिपपॉक्स और गॉटपॉक्स। लक्षण क्या है, यह पूरे शरीर में विशेष रूप से सिर, गर्दन, अंगों, थन और जनांगों के पास 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठ के रूप में प्रकट होता है। यह गांठ बाद में धीरे धीरे एक बड़े और गहरे घाव का रूप ले लेती है, और इसके अन्य लक्षणों में क्या क्या शामिल है, सामान्य अस्वस्थता रहेगी, आंख और नाक से पानी आना, बुखार तथा दूध के उत्पादन में अचानक कमी आदि इसके लक्षणों में अतिरिक्त
लक्षणों में शामिल है, क्योंकि मवेशियों से संबंधित यह रोग है तो इसीलिए दूध के उत्पादन में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार इस बीमारी के मामलों में मृत्यु दर 10% से कम है। ठीक है, अब वेक्टर की बात करते हैं तो किसके द्वारा ट्रांसफर, किसके द्वारा होता है संक्रमण? तो ट्रांसफर जो है, वेक्टर्स जो हैं वो है मच्छर, मक्खियां और जूं के साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल और भोजन के माध्यम से यह फैलता है। ठीक है, रोकथाम की अगर बात करें तो जो यह रोग है इसको नियंत्रण और इसका रोकथाम करने के लिए जो 4 रणनीति है उस पर काम किया जा सकता है, जिसमें से पहली रणनीति क्या है कि क्वारंटीन। ये शब्द प्रचलित हो गया है आजकल, क्वारंटीन सब जानते हैं। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। उसके अलावा जिन पशुओं को, जो संक्रमित पशु हैं उनको क्या कर देना, उनका वध कर देना, ताकि ये रोग बाहर ना फैले। जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था, तो पुराने ज़माने में भी यही जो रणनीति है यह अपनाई जाती थी ताकि किसी बीमारी को फैलने से रोका जा सके पशुओं में। और प्रबंधन, उपचार की अगर हम बात करें तो वायरस का कोई इलाज नहीं होने के कारण टीकाकरण ही रोकथाम व नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई डिजीज वायरस से लिंक्ड होगी तो उसमें जो सबसे इफेक्टिव जो उपचार होता है वो वैक्सीनेशन ही होता है। त्वचा में द्वितीयक संक्रमण का उपचार गैर स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरीज और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है। वैश्विक प्रसार की बात करें तो गांठदार त्वचा रोग अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में होने वाला स्थानीय रोग है, जहां वर्ष 1929 में पहली बार इस रोग के लक्षण देखे गए थे। भारत, जिसके पास दुनिया के सबसे अधिक लगभग 303 मिलियन मवेशी हैं, उसमें 6 महीनों के भीतर 15 राज्यों में यह बीमारी फैल गई है और ये पहली बार है जब इस बीमारी को भारत में देखा जा रहा है। भारत में इसका पहला मामला मई 2019 में ओडिशा के मयूरभंज में दर्ज किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब PM 2.5 और एनीमिया की बात करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली के एक हालिया अध्ययन के दौरान भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में PM 2.5 के जोखिम और एनीमिया की घटना के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब PM 2.5 क्या है? यह उन कणों में से है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे क्या होता है, कम होता है। इन कणों का निर्माण ईंधन जलाने और वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे वनाग्नि भी PM 2.5 में योगदान देती हैं और ये कण क्या करते हैं, स्मोक की घटना के क्या है, ये प्राथमिक कारण है। जो स्मॉग जो इतना न्यूज में रहता है तो उसके लिए भी ये कण जिम्मेदार है। निष्कर्ष क्या है? लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया का मुख्य कारण बन सकता है। हम जानते हैं हमारे जो देश है, हमारे देश में बच्चों और महिलाओं में भारी मात्रा में क्या देखी जाती है, एनीमिया देखा जाता है, यानी ब्लड की कमी देखी जाती है। बच्चों के लिए जोखिम क्या है? जो छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चों में एनीमिया होने की संभावना क्या है, सबसे अधिक होती है। उसके अलावा गरीबी, कम वेल्थ इंडेक्स स्तर वाले बच्चों में एनीमिया के मामले क्या होते हैं, सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। उसके अलावा मातृ एनीमिया यानी एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के बच्चों में भी एनीमिया की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब इसकी तीव्रता क्या है? PM 2.5 स्तर का अधिक जोखिम बच्चों में औसत हीमोग्लोबिन के स्तर को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि एनीमिया ब्लड से ही संबंधित है और हीमोग्लोबिन से। अब इसके महत्व की अगर हम बात करें, इस अध्ययन का क्या महत्व है, तो यह अध्ययन इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि अब तक एनीमिया को केवल पोषण की कमी के दृष्टिकोण से देखा जाता था, तो अभी ये एक नया फैक्टर, एक नया पहलू उभरकर इस अध्ययन के द्वारा सामने आया है। वायु प्रदूषण के विभिन्न घटक, विशेष रूप से PM 2.5 सिस्टम इन्फ्लेमेटरी जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसके अलावा
जब ये इन्फ्लेमेशन होगा तो शरीर में कुछ चीज़ों के खिलाफ लड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो संक्रमण, चोट और विषाक्त पदार्थ आदि को भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। अब समय के साथ इन्फ्लेमेशन का टिश्यू और ऑर्गन्स पर भी क्या पड़ेगा, निगेटिव असर पड़ेगा। अब हम बात करें अगर कि वर्तमान में क्या स्थिति है तो देख लेते हैं। इंडिया नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 15 से 49 वर्ष आयु की 53.1% महिलाएं और 5 वर्ष से कम आयु वाले 58.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। लांसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 23% भारतीय पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे इक्विन हर्पीज वायरस की। ये चर्चा में क्यों है? यूरोप में घोड़ों में इक्विन हर्पीज वायरस EHV1 का प्रकोप पाया गया है। अब तक 7 देशों में EHV1 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें शामिल है स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन और कतर। ये देशों के नाम इनके महत्वपूर्ण हैं। इक्विन हर्पीज वायरस क्या है? यह एक सामान्य DNA वायरस है। अगेन वायरस डिजीज है जो दुनिया भर में घोड़ों की आबादी के बीच उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि EHV1 जो रोग है, जो ये वायरस है, ये किस पे इफेक्ट करता है? ये घोड़ों पर इफेक्ट करता है। EHV वायरस का एक परिवार है जिसे EHV 1, 2, 3, 4 और 5 जैसी संख्याओं से संदर्भित किया जाता है। इस वायरस परिवार में और भी वायरस हैं, परंतु जो EHV 1 और 3 और 4 हैं, ये घरेलू घोड़ों के लिए सबसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम के रूप में सामने आते हैं। अब स्वास्थ्य संबंधित जोखिम क्या है कि EHV1 सांस की बीमारी, गर्भपात और नवजात मृत्यु सहित घोड़ों में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, जिससे लकवा और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। जो घोड़े इस वायरस से संक्रमित होते हैं उनमें संतुलन की कमी हो जाती है, कमजोरी, भूख की कमी और खड़े होने में असमर्थता जैसे इसके लक्षण होते हैं। EHV1 वायरस का प्रसार अगर उसकी हम बात करें तो यह संक्रामक है और श्वसन पथ यानी ट्रैकिया के द्वारा नाक से स्राव के माध्यम से घोड़ों में आपसी संपर्क से फैलता है। ठीक है, यह वायरस अप्रत्यक्ष रूप से उन भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने से भी फैल सकता है जो वायरस के कारण प्रदूषित होती हैं। इक्विन हर्पीज वायरस माइलोएन्सेफेलोपैथी इक्विन हर्पीज वायरस संक्रमण से जुड़े न्यूरोलॉजिकल रोग का दूसरा नाम है। सावधानियां और उपचार की बात करें, क्योंकि यह उच्च संचरण दर से फैलता है तो इसीलिए जो रोगग्रस्त घोड़े हैं उन्हें अलग थलग रखना आवश्यक है। क्वारंटीन अगेन। इसके उपचार के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हार्लेक्विन इक्थियोसिस। यह एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है। इसके बारे में ओडिशा ने अपने राज्य का पहला नवजात बच्चों में होने वाला हार्लेक्विन इक्थियोसिस इसका मामला दर्ज किया है। यह त्वचा से संबंधित एक क्या है, जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफर हो सकती है डिजीज। भारत का पहला हार्लेक्विन इक्थियोसिस का मामला वर्ष 2016 में कहां पर दर्ज हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र के एक निजी अस्पताल में दर्ज किया गया था। अब अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो यह नवजात शिशुओं में होने वाला एक रोग है। मैंने बताया अभी आपको, जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, आनुवांशिक रोग है और यह किससे संबंधित है? स्किन से संबंधित है। ठीक है, और यह एक तरह का इक्थियोसिस है। इक्थियोसिस किसको कहते हैं? इक्थियोसिस उन डिजीज को कहते हैं, उन डिजीज के ग्रुप को कहते हैं जो पूरे शरीर में लगातार सूखी और पपड़ीदार त्वचा का कारण बनता है। ठीक है, यह विकार माता पिता से नवजात को ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से प्राप्त होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न आपने पढ़ा होगा जब आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा होगा बायोलॉजी का।
ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न क्या है? यह एक तरीका है जिससे क्या होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो माता पिता से किसमें, नवजात बच्चों में पहुंच जाते हैं। और ऑटोसोमल लिखा हुआ है तो ये समझ में आता है हमें कि ऑटोसोमल का मतलब ही है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब बच्चे में यह आनुवांशिक स्थिति तब हो सकती है जब वह माता पिता से उत्परिवर्तन या परिवर्तित जीन की एक कॉपी विरासत में मिलती है। म्यूटेशन होता है, इसका मतलब आपने पढ़ा होगा स्टैटिक पोर्शन में, अगेन म्यूटेशन। यदि किसी व्यक्ति को एक सामान्य जीन और एक असामान्य जीन प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति इस बीमारी का वाहक होगा। कारण क्या है? यह विकार ABCA12 जीन में परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि आपको यहाँ बताया गया है कि म्यूटेशन किस जीन में हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है ABCA12 जीन में। त्वचा की कोशिकाओं के विकास के लिए ये जीन जरूरी होता है और इसी में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, तो इसीलिए ये बीमारी सामने आती है। यह वसा को त्वचा की सबसे सतही परत यानी एपिडर्मिस में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह जो जीन है, जिससे एक प्रभावित त्वचा अवरोधक बनता है। इस जीन को जब उत्परिवर्तित किया जाता है तो त्वचा की अवरोधक क्षमता क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। कुल मिला के यही कहा गया है कि जब म्यूटेशन हो जाएगा इस जीन में तो इस जीन का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। प्रभावित जनसंख्या की अगर बात करें तो इससे पुरुष और महिलाएं लगभग समान संख्या में क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, और यह प्रत्येक 5 लाख व्यक्तियों में लगभग एक व्यक्ति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और पूरे विश्व में लगभग इसके कितने मामले हैं, 250 मामले हैं। इलाज क्या है? हार्लेक्विन इक्थियोसिस वाले नवजात शिशु को अच्छी देखभाल की जरूरत होती है, जिसके अंतर्गत उच्च आर्द्रता के साथ गर्म इंक्यूबेटर में समय बिताना भी शामिल है। और इससे संबंधित विकार क्या है? लैम्बलर इक्थियोसिस, यह एक आनुवांशिक त्वचा का ही विकार है जिसकी वजह से त्वचा में दरारें, काले निशान आदि बनने लगते हैं। और इसके लक्षण भी किसके समान है? हार्लेक्विन इक्थियोसिस के समान ही हैं। अब बात करते हैं कीटाणु शोधन प्रणाली वज्र कवच की। वज्र कवच एक सरल कीटाणु शोधन प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बीमारी नहीं है, ये प्रक्रिया है जो कोरोना योद्धाओं को अपने मास्क, PPE किट आदि को पुनः उपयोग करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। इस प्रौद्योगिकी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू किए गए निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। तो निधि प्रयास कार्यक्रम का संबंध किससे है? कीटाणु शोधन प्रणाली वज्र कवच से। अब ये जो कवच है यह अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन प्रणाली, PPE, N95 मास्क, कोट, दस्ताने, गाउन, इन पर बीमारी पैदा करने वाले SARS-CoV-2 या COVID-19 वायरस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। यह प्रणाली स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली PPE किट और अन्य सामग्रियों के दोबारा उपयोग को क्या करेगी, सक्षम बनाएगी, यानी उनको स्टेराइल कर देगी, उनको एक तरह से सैनिटाइज कर देगी। अब बात करते हैं फिर से एक बार चर्चा में इबोला वायरस की। हाल ही में WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। इसकी पहली लहर कब आई थी? 2013 से 16 के दौरान, और उसमें 11,300 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर लोग गिनी, सियरा लियोन और लाइबेरिया के थे। WHO ने 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 10 खतरे की अपनी एक सूची में इबोला को भी शामिल किया था। ठीक है, और अब कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है वहां से। इबोला वायरस रोग के बारे में अगर हम बात करें तो EVD, इसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था और यह मनुष्य में होने वाली एक गंभीर और घातक बीमारी है। ठीक, ये याद रखना है कि कौन सा वायरस किस को संक्रमित करने में सक्षम है, किस पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव में क्या करेगा, संचरण करेगा। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है।
अगर टीकाकरण की बात करें तो अर्वेबो, ये वैक्सीन है, को जायरे के इबोला वायरस प्रजाति से लोगों की रक्षा करने में प्रभावी बताया गया है। इसके अलावा मई 2020 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ज़ेबडेनो एंड मावाबिया नामक टीके के प्रयोग की अनुमति देने की सिफारिश की है। अब उपचार की हम बात करें तो अमेरिका द्वारा वयस्क और बच्चों में जायरे इबोला वायरस संक्रमण के इलाज के लिए 2 इनमाजेब एंड इबांगा इनको मंजूरी दी गई है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं। अब बात करते हैं जीका वायरस की। हमें पता है कि केरल में सबसे पहले जीका वायरस रोग का जो था वो मामला सामने आया था। जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद में वर्ष 1952 में युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में भी देखा गया। ठीक, अब 1947 में युगांडा में बंदरों में देखा गया था, लेकिन मनुष्यों में पहली बार 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में देखा गया था। ये थोड़ा क्लोज है, ध्यान रखिएगा। प्रसार की बात करें तो ZVD मुख्य रूप से एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। और ये कौन सा मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीका वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आधान यानी उसको इंजेक्शन देने पर, ग्रहण करने पर तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इसमें बुखार, शरीर पर दाने, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों में दिक्कत जो होती है, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द शामिल है। हालांकि जीका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते, यानी कुछ में ऐसा हो सकता है, अधिकांश लोगों में ऐसा होता है कि इसका जो सिम्टम है वो जाहिर नहीं होगा, यानी एसिम्टोमेटिक रहेंगे। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण के कारण जो शिशुओं का जन्म है वो माइक्रोसेफेली हो सकता है, यानी सामान्य सिर के आकार से, जो नवजात है उसका आकार सामान्य सिर के आकार से कम हो सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, जन्मजात जीका सिंड्रोम कहते हैं। उपचार की अगर हम बात करें तो जीका के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इससे निपटने के लिए शुरुआत में ही लक्षणों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बुखार तथा दर्द से निजात पाने के लिए ही कुछ दवाएं दी जाती हैं, रिहाइड्रेशन एवं एसिटामिनोफेन, ये एक तरह का पैरासीटामोल है। अब बात करते हैं पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स। WHO ने इस उम्मीद में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को प्रोत्साहन दिया है कि यह परजीवी बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। मलेरिया क्या है, एक जानलेवा बीमारी है जो परजीवी के कारण होती है और संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होती है, लोगों में फैलती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो RTS, जिसका व्यावसायिक नाम मॉस्क्यूरिक्स है, अफ्रीका में सबसे प्रचलित मलेरिया स्ट्रेन पी फाल्सिपेरम को लक्षित करने वाली एक वैक्सीन है। यह छोटे बच्चों को आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला और एकमात्र टीका है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला टीका है ऐसा। इसे 1987 में ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया था। इसके अलावा मॉस्क्यूरिक्स में सक्रिय पदार्थ जो है वह प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम परजीवी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन से बना होता है। RTS का उद्देश्य मलेरिया मच्छर के काटने से मानव रक्त प्रवाह में इसके प्रवेश करने और यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करने से, जब तक लीवर इन्फेक्टेड नहीं होता उसके पहले चरण से ही इसका बचाव करने के लिए ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार की गई है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस से लीवर के संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। जो एक बीमारी है हेपेटाइटिस बी,
इसके वायरस से भी लीवर को क्या करेगा, सुरक्षा देगा। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन नया कोरोना वेरिएंट सब जानते हैं हम। WHO ने हाल ही में खोजे गए कोविड-19 के B111.529 स्ट्रेन की वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के रूप में पहचान की है। ये पुरानी खबर है क्योंकि हम कंपाइलेशन यहां पर बता रहे हैं। इस वायरस का सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में पता चला था और इसके नाम को परिवर्तित करके ओमिक्रॉन कर दिया गया था। ओमिक्रॉन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेल्टा प्लस और इसके कमजोर प्रतिद्वंदियों अल्फा, बीटा और गामा के साथ साथ कोविड-19 वेरिएंट की सबसे अधिक चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। इस संक्रमण में बड़ी संख्या में वेरिएंट हैं, उनमें से कुछ गंभीर रूप से चिंताजनक है क्योंकि वे नए संक्रमण को पिछले संक्रमण या टीके के माध्यम से प्राप्त प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता दे सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है कि वायरस के पिछले स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना अधिक संक्रामक है। भारत में अगर हम स्थिति को देखें तो सीरो प्रीवालेंस अध्ययन से पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही वायरस के संपर्क में आ चुका है, जो बाद के संक्रमण के लिए कुछ स्तर की सुरक्षा क्या करेगा, प्रदान करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। ओमिक्रॉन, अगर ओमिक्रॉन को और विस्तार से देखें तो 5 वेरिएंट यानी 5 प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया है WHO द्वारा। ओमिक्रॉन B11529 नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया। डेल्टा B16172 जो 2020 के अंत में भारत में उभरा और दुनिया भर में फैल गया। गामा P1 जो 2020 के अंत में ब्राजील में उभरा। बीटा B1351 जो 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में उभरा और अल्फा B117 इसे वर्ष 2020 के अंत में ब्रिटेन में देखा गया। तो एक नज़र इन स्ट्रेन्स के नाम और इनको पहली बार कहाँ देखा गया और यह कहाँ उभरा, इन पर डाल लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब समझते हैं कि म्यूटेशन, वेरिएंट और स्ट्रेन, इनको समझते हैं। जब कोई वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है तो वह हमेशा अपनी एक सटीक प्रतिकृति नहीं बना पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समय के साथ वायरस अपने आनुवांशिक अनुक्रम के संदर्भ में थोड़ा भिन्न होना शुरू कर सकता है और यही रीजन है कि किसी भी वायरस के लिए दवाई बनाना आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया के दौरान वायरस के आनुवांशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है। जब भी कोई चेंज होगा तो उसे किसके रूप में, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के रूप में जाना जाएगा। नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी कभी वेरिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो नया म्यूटेशन वाला वायरस है इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट एक या कई म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं। जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस की तुलना में अलग अलग कार्यात्मक गुण होते हैं तो यह आबादी के बीच अपना स्थान बना लेता है, तो इसे कभी कभी वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से सभी स्ट्रेन जो होंगे वो क्या होंगे, वेरिएंट, लेकिन सभी वेरिएंट क्या नहीं होंगे, स्ट्रेन नहीं होंगे। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हवाना सिंड्रोम की बात करते हैं। हाल ही में यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि हवाना सिंड्रोम के मुद्दे से निपटना सर्वोच्च प्राथमिकता है। एफबीआई इसके कारण की जांच करने के साथ साथ कर्मचारियों को किस प्रकार इससे सुरक्षा प्रदान की जाए इस बात का निरीक्षण करेगा। क्या है हवाना सिंड्रोम? 2016 के उत्तरार्ध में हवाना यानी क्यूबा में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और उनके कर्मचारियों ने कुछ सामान्य लक्षणों की सूचना दी थी। उन सभी ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनने और अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने के बाद इस बीमारी को महसूस किया। अमेरिका ने क्यूबा पर ध्वनि हमला यानी सोनिक अटैक्स करने का आरोप लगाया था, लेकिन क्यूबा ने इस बीमारी या सिंड्रोम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब से कई निकाय और संस्थान हवाना सिंड्रोम के कारण पर शोध कर रहे हैं और इन संस्थाओं ने अब तक कई संभावित कारक की खोज की है। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तीव्र सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल हैं।
उनमें से कुछ लोग जो अत्यधिक प्रभावित हुए थे उन्हें वेस्टिबुलर प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव समस्याओं जैसी चिरकालिक मुद्दों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज NAS यूएस की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रोम का मुख्य कारण निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण पाया गया। तो हवाना सिंड्रोम का संबंध क्यूबा से है और माइक्रोवेव विकिरण को इसका रीजन माना गया। सोनिक अटैक के कारण कहा जाता है कि यह सिंड्रोम इजाद हुआ है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस MIS-C बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण के 2 से 6 सप्ताह बाद होती है। यह बीमारी पूरे शरीर को प्रभावित करती है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क, त्वचा, आंख, जठरांत्र आदि में सूजन हो सकती है। MIS-C से पीड़ित बच्चों में पेट दर्द, आंख से खून आना, थकान महसूस होना, दस्त आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल संबंधित जटिलता के साथ अगर इस बीमारी को जोड़ा जाए तो हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार MIS-C सिंड्रोम वाले युवाओं में न्यूरोलॉजिकल लक्षण का पता चला जो आघात या गंभीर इंसेफेलोपैथी की तरह जानलेवा थे। न्यूरोलॉजिकल लक्षण में मति भ्रम, आवाज का चले जाना आदि समस्याएं शामिल हैं। नए निष्कर्ष इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि सिंड्रोम वायरस की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से उत्पन्न सूजन के बढ़ने से संबंधित है। MIS-C के कारण की अगर हम बात करें तो इस सिंड्रोम पर कम शोध हुए हैं जिससे इसके होने के कारणों पर विभिन्न सिद्धांत दिए जाते हैं। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि कोरोना वायरस की देरी से होने वाली यह एक प्रक्रिया है जो शरीर पर बड़े पैमाने में सूजन होने के कारण बनती है जिससे अंगों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। कुछ अन्य रिसर्च हैं जिनमें साइंटिस्ट जो है उनका कहना है कि बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र का वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का परिणाम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सूजन से नहीं बल्कि एंटीबॉडी बनाने के क्रम में ये उसका साइड इफेक्ट हो। यह एक अनुवांशिक घटक भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक बच्चा MIS-C विकसित नहीं करता है और उनमें दिखाई देने वाले लक्षण भी विविध प्रकार के हैं। क्योंकि अभी बहुत सटीक कोई रिसर्च इस पर है नहीं तो कई तरह की बातें हैं। उपचार की अगर बात करें तो MIS-C से होने वाली सूजन को अच्छी देखभाल और विभिन्न मीसेप्टोनिसिडिन्स दवाओं का उपयोग ठीक कर सकता है। अब बात करते हैं यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की। तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 2016 का सवाल है यूपीएससी का। ऑप्शंस दिए गए थे। ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज और नई शिक्षा नीति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भी 2016 का सवाल है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को या पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? 2017 में सवाल पूछा गया। पहला है गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। तीसरा, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। चौथा, मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। अब सही कूट को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4, केवल 3 और 4। फिर से 2017 का सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। दूसरा स्टेटमेंट है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। अब सही कथन चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। 2019 में सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है।
यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता। सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और अंतिम स्टेटमेंट है, यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। 2019 का सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? स्टेटमेंट्स हैं, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। सेकंड, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। थर्ड, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। और फोर्थ, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। सही उत्तर चुनना है। कूट दिए गए हैं 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो ये सेकंड एपिसोड को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। कुछ सवाल अंत में हमने डिस्कस किए हैं जिनका आपको उत्तर देखना है, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है। और ये सीरीज अभी जारी रहेगी, कुछ और एपिसोड इसमें आएंगे जो पिछले 1 साल में लगभग करंट अफेयर्स में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए आप अपने PT की तैयारी बनाए रखिए, जारी रखिए। नमस्कार।